हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अव्यय या अविकारी। और जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं कॉपी वाले पेज, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। तो बड़े ही महत्वपूर्ण रहेंगे ये, क्योंकि इनमें बहुत ही काम की बातें हैं। कुछ नियम हैं और कुछ इसमें ट्रिक हैं जो कि अव्यय को समझने में आपकी बड़ी ही मदद करने वाले हैं। क्योंकि अव्यय का जो टॉपिक है ये सामान्य हिंदी में कॉमन जो टेस्ट होता है उसमें पूछा जाता है, 1-2% जरूर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया और देख लिया तो इसके आपके अव्यय से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। 1 या 2 नंबर तो समझो पक्के हो गए। चलिए शुरुआत करते हैं। अव्यय क्या होता है? चलिए इसमें देखिए, अव्यय यानी कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई भी विकार या परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय यानी कि अव्यय, न व्यय, जिसका कोई व्यय नहीं हो, जिसमें कोई परिवर्तन न हो। या मैं कहूँ ऐसे शब्द होंगे जो अपना रूप कभी नहीं बदलते हैं, अपने उसी रूप में रहते हैं, उनको हम अव्यय कहते हैं। ये सदैव अपरिवर्तित या विकारी रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, धीरे धीरे, आज, कब, कहाँ, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब। जैसे कि आप एक उदाहरण से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। मैं कहूँ पंखा, हमने इसको लिंग वचन के अनुसार चेंज किया तो पंखे बन गया, तो ये विकारी शब्द हो गया। किंतु इसकी जगह अगर मैंने चेंज करना चाहा आज, आज को हम किसी भी तरह से चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है? अविकारी है। चलिए अब भेदों की बात करते हैं। अव्यय के 5 भेद माने गए हैं। अव्यय के भेदों की संख्या पूछ ली जाती है तो 5 है। कौन कौन से हैं देखिए, एक एक करके इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक और निपात। अब बात करें क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता। तो इसमें देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। उदाहरण के तौर पर देखिए, नल से धीरे धीरे पानी टपक रहा है। पानी का टपकना, टपकना क्या है? क्रिया है। और कैसे हो रही है? धीरे धीरे। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, वह बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ना एक क्रिया है और कैसा दौड़ रहा है? बहुत तेज। तेज क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। यानी कि मैं ये बता सकती, ये आप इसको मान सकते हैं कि जहाँ पर भी किसी काम के होने पर उसकी विशेषता प्रकट की जाए, किसी भी क्रिया की विशेषता जहाँ पर हो, चाहे वो विशेषता काल संबंधी हो, स्थान संबंधी हो, या किसी भी रीति संबंधी हो, या परिमाण संबंधी हो, तो वो चारों के चारों क्या माने जाते हैं? क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब आगे इसमें देखिए, क्रिया विशेषण के अव्यय अन्य कौन कौन से हैं। इसके पार्ट स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी है, कालवाचक भी है, परिमाणवाचक भी है और रीतिवाचक भी है। इनमें एक प्रश्न बन जाता है कि बताइए, 3-4 एक वाक्य दिया हुआ होगा और पूछेंगे बताइए इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो उसमें स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक, ये 4 ये उसमें हमें देखने हैं। एक एक करके इनमें देखेंगे। सबसे पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है। जहाँ पर क्रिया का होना न होना, वहाँ कहाँ होता है? स्थान को बताया जाता है। अब ये जो लिखे गए हैं इनके आप स्क्रीनशॉट ले करके या PDF में भी इसको आपको मिल जाएगी, उसमें देख सकते हैं। जैसे कि क्रिया के होने के स्थान का पता कैसे चलेगा? जैसे राम कहाँ रहता है, रहना एक क्रिया है और कहाँ ये क्या है? स्थान है। रमा ऊपर सो रही है, कहाँ सो रही है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण की क्या पहचान है? कहाँ शब्द लगाएंगे क्रिया के साथ, कहाँ शब्द लगाया और उत्तर जो आया वो क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत वो माना जाता है। जैसे कि रमा सो रही है, दूसरे उदाहरण में देखिए, रमा सो रही है, कहाँ सो रही है? ऊपर। तो ऊपर जो क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। उधर मत जाओ, उधर भी क्या है? स्थानवाचक है। राम श्याम के बाईं तरफ खड़ा है, कहाँ खड़ा है? बाईं तरफ। तो इस तरह से आप प्रश्न करके इसको अच्छे से जांच सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं, या इसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं कि कहाँ लगाकर जो प्रश्न किया क्रिया के साथ और जो उत्तर आता है वो क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भेदों में आ जाता है। वह घर के भीतर चला गया, कहाँ चला गया? भीतर। इस तरह से। अगला है यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, ऊपर, नीचे, इस तरह से कुछ उदाहरण यहाँ लिख दिए गए हैं। अब ये एक समझ में आ गया होगा। यानी कि सीधी सी बात है, क्रिया के होने के स्थान का जहाँ पर पता चलता है
और क्रिया के साथ हमने कहाँ प्रश्न लगाकर जो उत्तर आता है वो हमेशा स्थानवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जहाँ पर क्रिया के होने के काल का, समय का पता चलता है, टाइम का पता चलता है। कैसे? जैसे आज, कल, परसों, 2 साल पहले, वर्षों पहले, प्रतिदिन, निरंतर, सुबह, शाम, इस तरह के सारे शब्द किस में आते हैं? कालवाचक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, तुम दिल्ली कब जाओगे। कब क्या है? इसमें समय बताया गया है। आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसमें क्रिया के साथ कब लगाकर हम प्रश्न करते हैं। जब उत्तर आता है तो वो क्या होता है? कालवाचक समय के अंतर्गत आएगा। जैसे कि महंगाई बढ़ती जा रही है, कब बढ़ती जा रही है? आजकल। राधा प्रतिदिन स्कूल जाती है। राधा प्रतिदिन स्कूल जाती है। राधा कब स्कूल जाती है? प्रतिदिन। यानी कि स्कूल जाती है कब? प्रतिदिन। इस तरह से जो उत्तर आता है वो क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि क्रिया के होने के जहाँ पर भी समय का पता चले वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि क्रिया की मात्रा का, मापतोल का पता चले। जिस शब्द से क्रिया के होने की मात्रा का, यानी कि कितनी मात्रा में क्रिया हो रही है, तो वहाँ पर होता है परिमाणवाचक। मात्रा से संबंधित, जैसे कि बहुत, खूब, कम, ज़्यादा, जरा, अधिक, इस तरह से होते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं बिल्कुल थक गया। तो इसमें यानी कि परिमाण में होता है कितना लगाकर जो प्रश्न करते हैं, अगर उत्तर जो मिलता है वो क्या होता है? कितना लगाया तो उत्तर मिला कितना थक गया? बिल्कुल थक गया। थोड़ा खाओ, खूब चबाओ। कितना खाना है? थोड़ा। और कितना चबाना है? खूब। इस तरह से तुम कम बोलो। कितना बोलो? कम बोलो। उतना पढ़ो जितना ज़रूरी है। कितना? उतना। कितना? जितना। इस तरह से परिमाणवाचक में हमने क्या देखा है कि जहाँ पर भी हम क्रिया के साथ कितना प्रश्न करते हैं, जो उत्तर आता है वो क्या होता है? वो होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की मात्रा का, मापतोल का इसमें पता चलता है। नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में यानी कि क्रिया की विधि, किस मेथड से क्रिया हो रही है, क्रिया के होने के ढंग या रीति का बोध होता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि ऐसे, वैसे, कैसे। यानी कि इसमें क्रिया की क्या देखी जाती है? विधि देखी जाती है, तरीका किस तरह से हो रही है। जैसे कि कार तेज दौड़ती है, इसमें हम कैसे प्रश्न करेंगे, जो उत्तर आएगा उसको कहते हैं रीतिवाचक। जैसे कि कार तेज दौड़ती है, कैसे दौड़ती है? तेज। वह पैदल चलता है, कैसे चलता है? पैदल। इस तरह से उत्तर आया है तो ये क्या है? रीतिवाचक है। रमा ध्यानपूर्वक पढ़ती है, कैसे पढ़ती है? ध्यानपूर्वक। वह राम वहाँ कैसे आया? ये देखिए कैसे, इसमें तो ऐसे सीधा सीधा आ ही गया है। तो इस तरह से हमने क्रिया विशेषण के 4 भेद पढ़ लिए हैं, जो कि बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। 4 भेद कौन कौन से पढ़े हैं? सबसे पहले है क्रिया की काल संबंधी कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब मैंने जो ट्रिक आपको बताई थी वो यह नोट के तौर पर इसमें लिख दिया है यहाँ पर। यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण के लिए क्रिया से हम क्या लगाएंगे? कब लगाएंगे। क्रिया के साथ क्या लगाएंगे? कब। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाएंगे। परिमाणवाचक विशेषण के लिए क्रिया के साथ कितना लगाएंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के लिए क्रिया के साथ क्या लगाएंगे? कैसे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नोट के तौर पर भी इसको हम देख सकते हैं क्या है। जो क्रिया विशेषण काल, स्थान, परिमाणवाचक नहीं है, उन सब की गणना किस में होती है? रीतिवाचक में होती है। यानी कि काल, स्थान और परिमाण में जो वाक्य नहीं होते हैं वो सारे किस में होते हैं? रीतिवाचक में पाए जाते हैं। एक पार्ट हमने अव्यय का कर लिया है, दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा आता है, यानी कि दूसरा भाग कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय, जिसको हम प्रीपोजिशन के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। इंग्लिश में बताने के बाद आपको अच्छे से ये क्लियर हो सकता है और भी अच्छे से। तो देखिए, जो अविकारी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जुड़कर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, यामक ऐसे भी कह सकते हैं, जहाँ पर ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद में आते हैं
और दूसरे शब्दों के साथ उनका क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं उदाहरण। देखिए, धन के बिना मनुष्य का जीवन नरक है। इस वाक्य में जो के बिना है वो संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि वो धन और मनुष्य का संबंध बता रहा है। आगे है, इसमें उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर के बिना, के अलावा, के अतिरिक्त, के सिवा, के अनुसार, इस तरह से। अब उदाहरण देखिए, दोनों कक्षाएं आमने सामने हैं। दोनों कक्षाओं का संबंध किसने बताया है, आमने सामने। मैं घर से दूर पहुंच गया, घर से दूर। मोहन बाजार की ओर गया, बाजार संज्ञा है, इसके तुरंत बाद लगा हुआ की ओर। यहाँ अव्यय अपने पूर्व पद के साथ संबंध प्रकट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अगला पार्ट हमारा है समुच्चय बोधक अव्यय, जिसको हम कंजंक्शन के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। कंजंक्शन जो होता है ये जोड़ने का काम करता है। देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, या दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम जो शब्द करें उनको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। ये भी दो तरह का होता है। पहले इसके उदाहरण देखिए, जैसे कि एवं, और, तथा, इसलिए, क्योंकि, ये सारे समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। अब ये दो प्रकार का कौन कौन सा होता है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कई बार। समुच्चय बोधक दो प्रकार का है। सबसे पहले है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक में क्या होता है, समान शब्दों को, समान पदों को, पदबंधों को जो जोड़ते हैं जो अव्यय शब्द, वो समानाधिकरण अव्यय समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और देखिए इसमें, और आप देख करके समझ सकते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है, जो समुच्चय बोधक अव्यय दो समान पदों, पदबंधों, वाक्यों को जोड़ते हैं उनको हम कहते हैं समानाधिकरण। यानी समान वाक्यों को, पदबंधों को जोड़ने वाले जो अव्यय होंगे वो समानाधिकरण होंगे। जैसे कि उदाहरण पर देख सकते हैं, राम रोटी खाता है, राम रोटी और दाल खाता है। रोटी और दाल दो शब्दों को जोड़ने वाला है ये और, तो ये क्या है, समानाधिकरण। आगे है, मैंने उसे बहुत समझाया किंतु वह नहीं माना। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए स्कूल नहीं आ पाओगे। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए स्कूल नहीं आ पाऊंगी। ये समानाधिकरण की बात है, समान वाक्यों को जोड़ने का ये काम करते हैं। अब व्यधिकरण की बात करें, व्यधिकरण देखिए, व्यधिकरण क्या होते हैं, ऐसे अव्यय शब्द होते हैं जो एक या एक से अधिक प्रधान वाक्यों को जोड़ते हैं। यानी इसमें क्या होता है, एक प्रधान वाक्य होगा और अन्य वाक्य उस पर आश्रित होंगे। या मैं बात करूं, या ऐसे भी कह सकते हैं, समानाधिकरण में क्या होते हैं, सारे संयुक्त वाक्य उसमें आएंगे। समानाधिकरण में क्या आते हैं, संयुक्त वाक्य, और व्यधिकरण में क्या आते हैं, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो देखिए इसमें इसका उदाहरण क्या है, कि, क्योंकि, यदि, अगर, तो, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब उदाहरण के तौर पर है जो सेंटेंस किस तरह से आ सकता है, मैं घर जा रहा हूँ ताकि माँ को दवा पिला सकूँ। ये प्रधान वाक्य है और इसके ऊपर क्या है, ये अन्य उपवाक्य निर्भर करता है। मिश्र वाक्य में ऐसे ही तो होता है, पिताजी ने कहा कि राम को तुरंत बुलाओ। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो 3 पार्ट आप समझ में आ गए होंगे। अब चौथे पार्ट की बात करते हैं। चौथा हमारा क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय। बिल्कुल ही इजी है ये विस्मयादिबोधक अव्यय। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे भाव होते हैं जैसे कि हर्ष है, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि मन के भाव रहते हैं। इनको प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम विस्मयादिबोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, वाह, अह, ओहो, आह, हाय, शाबाश, छी छी, सावधान, उफ, ये सारे शब्द क्या होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इंटरजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, आह कितना सुंदर दृश्य है। विस्मयादिबोधक अव्यय की पहचान होगी, इसके तुरंत बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई देगा। जैसे कि आह के तुरंत बाद है अरे गाड़ी से बचो, ये भी है, और वाह यह सुनकर मन खिल उठा। इस तरह के वाक्य देखे जाते हैं। तो ये बिल्कुल इजी है, आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह की पहचान आप आराम से कर सकते हैं। अब आगे जो है इसमें एक नोट के तौर पर आपकी ये इम्पोर्टेंट बात है, नोट के रूप में लिखी गई हैं, इनको ध्यान से देखिए। कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि शब्द भी विस्मयादिबोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं कई बार। जैसे कि उदाहरण देखिए, हाय राम, यह क्या हो गया। इसमें राम क्या है, एक संज्ञा है, लेकिन ये किसकी तरह प्रयोग हो गया है यहाँ पर, विस्मयादिबोधक शोक सूचक अव्यय की तरह। अगला अच्छा, तो यह बात है। यहाँ पर अच्छा क्या है, एक विशेषण है, लेकिन प्रयोग में किसकी तरह हो गया है, ये
विस्मयादिबोधक अव्यय की तरह प्रयोग में ला गया है। क्या वह फेल हो गया? यहाँ पर भी देखिए क्या है, सर्वनाम शब्द, लेकिन यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है? ये एक अव्यय की तरह है। हट पागल कहीं का, ये क्या है? हट अव्यय है, और अव्यय विस्मयादिबोधक अव्यय की तरह काम ये करना शुरू कर दिया। अगला है जा जा तेरे जैसे बहुत देखे हैं। इसमें जाना क्या है? क्रिया है, लेकिन यह जा क्रिया का आवर्ती हो गई है, और ये किस तरह प्रयोग में आ गया है? यहाँ पर कैसे, किसका काम कर रहा है? ये विस्मयादिबोधक अव्यय का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसका अंतिम पॉइंट हम कर लेते हैं, नंबर 5 पर, जो है निपात या अवधारक। ये क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द के साथ में लगते हैं और उस शब्द पर विशेष प्रकार का क्या ला देते हैं? बल ला देते हैं, उस शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं। जो अव्यय वाक्य में किसी पद के बाद लगकर उस पर बल ला देते हैं, जैसे कि ही, भी, तक, तो, मात्र, केवल, इस तरह के आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राम कल ही आएगा। उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं राम कल आएगा, यानी कि ये बताया साधारण सा वाक्य है, राम कल आएगा, लेकिन फिर उसने क्या कहा? राम कल ही, कल के बाद क्या जोड़ दिया? ही, निपात जोड़ दिया, बल दिया है कि कल ही आएगा, वो 2-3 दिन बाद या आज नहीं आने वाला है, कल ही आएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि किसी शब्द के साथ लगते हैं, बाद में लगते हैं, तो उस शब्द पर विशेष बल लाने का ये काम करते हैं। इस तरह से हम पहचान सकते हैं। मैं भी उसके साथ चलूँगा, यहाँ पर क्या है? भी। मैं उसे जानता भर हूँ, यानी कि मेरी ज़्यादा पहचान नहीं है, मैं उसे बस सिर्फ जानता हूँ ऊपरी तौर पर। राम ने मुझे बुलाया तक नहीं, यानी कि राम, अब ये दूसरा सेंटेंस हम कर रहे थे, राम ने बुलाया तक नहीं, ये घ पार्ट वाला चल रहा था, तो यहाँ पर तक लगा हुआ है। तक क्या है? ये एक निपात है, यानी कि आप तो ऐसा मानते थे कि राम मेरा गहरा घनिष्ठ मित्र है, लेकिन उसने तो मुझे बुलाया तक भी नहीं। मेरे पास मात्र 10 रुपये हैं। मात्र क्या है? यहाँ पर एक निपात है। इस तरह से इस वीडियो में हमने बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की है। यह आपको समझ में आया है, या आपको अच्छा लगा है, या आपको क्लियर हो गया है, तो ये ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और इसको अपने साथियों के साथ भी शेयर करिए। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।